हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है सीमेट। सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। देखिए, ई कचरा के प्रबंधन के लिए सीमेट का बंदोबस्त किया गया है। यानी जो कचरा निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है, उसे पुनर्चक्रण के लिए सीमेट को लगाया गया है। और ये हैदराबाद में इसे लगाया गया है। और ये 1 टन प्रतिदिन की क्षमता से 1 टन प्रतिदिन की क्षमता से कार्य करेगा। यानी जो ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, इसका पुनर्चक्रण जो है प्रतिदिन 1 टन ई कचरा का पुनर्चक्रित किया जाएगा, यानी संशोधित किया जाएगा और इसे दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। और इससे अगर ऐसा हो पाता है तो ई कचरा से जो संबंधित पर्यावरण नुकसान होता है उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। यानी पर्यावरण के लिए ई कचरा का पुनर्चक्रण या संशोधन के लिए जो कार्य किया जाएगा, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। तो सीमेट क्या, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, सीमेट हैदराबाद में लगाया गया है। 1 टन प्रतिदिन के हिसाब से, यानी 1 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पुनर्चक्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि पुनर्चक्रण केंद्र यानी ई कचरा पुनर्चक्रण केंद्र कहाँ लगाया गया है, तो ये हैदराबाद में लगाया गया है, तेलंगाना की राजधानी है। ई कचरा प्रबंधन की दिशा में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना हेतु किया गया है। यानी कि अगर 1 टन प्रतिदिन के हिसाब से ई कचरा को पुनर्चक्रित किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा और उसे दोबारा लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रिक कचरा, इलेक्ट्रिक सामान्य निकार्य और यहाँ पे पुनर्चक्रण। पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को हमने प्रयोग में लिया और फिर ये बन गया, ई कचरा बेकार हो गया। हो गया तो हमने क्या किया, सीमेट के माध्यम से हमने क्या किया, पुनर्चक्रित किया और फिर उपयोग में ले लिया। यानी एक चक्रीय व्यवस्था के रूप में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा कम से कम व्यवस्था में हमारा सिस्टम चलता रहेगा और पर्यावरण के लिए ये सकारात्मक होगा। तो सीमेट का जो केंद्र है, पुनर्चक्रण केंद्र हैदराबाद में लगाया गया है और 1 टन प्रतिदिन की क्षमता से यह कार्य करेगा। अगला पॉइंट है डेटा गोपनीयता दिवस। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है ई गवर्नेंस की, वो डेटा संरक्षण को लेकर के आ रही है कि किसी की निजता यानी किसी की प्राइवेसी को कैसे किसी के सामने किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने 2017 में निजता को यानी गोपनीयता को, प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया है। फंडामेंटल राइट घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कब? 2017 में। अब जबकि किसी निजता किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को
सुरक्षा देता है और अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने का और डायरेक्ट जाने का अनुमति देता है। अब यहाँ पर यह है कि निजता के अधिकार को लेकर के प्रतिवर्ष एक दिवस मनाया जाता है जो 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2023 में भी 28 जनवरी को मनाया गया है निजता दिवस, यानी डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। और इस बार का जो थीम है 2023 का जो थीम है निजता के बारे में पहले सोचें, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, ये थीम है 2023 के डेटा गोपनीयता दिवस का और प्रतिवर्ष ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में, ध्यान रहे, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता को फंडामेंटल राइट घोषित किया था। और 2018 में डेटा संरक्षण हेतु न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति बनाई गई थी, जिन्होंने 2018 में अपनी रिपोर्ट दिया था। उसमें भी कहा गया था कि डेटा से संबंधित यानी जो निजता की बात है, निजता व्यक्ति के अधिकारों का यानी मौलिक अधिकारों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सही फैसले हैं, लेकिन उस पर सरकार का दायित्व है कि वो कार्य करे। तो डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 का जो थीम है निजता के बारे में पहले सोचें, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट के रूप में ये जो थीम है यानी विषय रखा गया। अगला पॉइंट है एटीकोप्पा शिल्पकला। देखिए, एक व्यक्ति हैं सीबी राजू। सीबी राजू ये हैं आंध्र प्रदेश के। इनको 2023 के लिए पद्म श्री के लिए चुना गया। जब पद्म श्री के लिए इनको चुना गया और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के थीम पर उन्होंने लोगों को जब अपना संदेश दिया और अपने भाषण के दौरान सीबी राजू को इनका नाम उल्लेख किया और लोगों को इनसे सीख लेने की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर व्यक्ति को सीबी राजू से सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने देश के प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम वोकल फॉर लोकल के लिए कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठा कि सीबी राजू कौन है, कहाँ से हैं, क्यों चर्चा में हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के एक शिल्प कला को बनाने वाले कलाकार हैं। इन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया था और इन्होंने जिस कला को प्रोत्साहित किया उस कला का नाम है एटीकोप्पा शिल्पकला। एटीकोप्पा शिल्पकला है क्या? तो एटीकोप्पा शिल्पकला ये लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है और इसमें नोक नहीं होता है। इतनी चिकनाई से बनाया जाता है, एकदम गोल राउंड में बनाया जाता है और बहुत ही आकर्षक ये खिलौना होता है। और इसे 2017 में
जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। 2017 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। आपको पता है कि सबसे पहले 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था। तो एटिकोप्पा शिल्पकला, पद्मश्री हेतु चुने गए सीबी राजू जो कि आंध्र प्रदेश में है, चर्चा में आया। और एटिकोप्पा शिल्पकला वोकल फॉर लोकल से संबंधित है, जिसे सीबी राजू ने बढ़ावा दिया है। 2017 में एटिकोप्पा शिल्पकला को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला। और यह लकड़ी का खिलौना है जो बिना नोक के बनाया जाता है। तो एटिकोप्पा शिल्पकला कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मशहूर है। लेकिन आंध्र प्रदेश में एटिकोप्पा शिल्पकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह भी चर्चा में रहा, तो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों, मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।